जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को टर्म 2 एग्जाम के हिसाब से समझेंगे। तो पूरे चैप्टर को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि पार्ट 1 में आपको मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन्स एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स और 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस को हम लोग कवर करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी क्या होता है? बेसिकली हम लोग मनी जो हम लोग 5 रुपया, 10 रुपया, 100, 200 ये सब जो हम लोग नोट देखते हैं, सिक्का देखते हैं, ये सब करेंसी रहता है। ये सब मनी नहीं कहलाएगा। मनी क्या होता है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज। मनी एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जब मनी नहीं था तो गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे एक्सचेंज किया जाता था? आइए देखते हैं। बिफोर मनी पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स थ्रू बार्टर सिस्टम। मनी के पहले लोग जो है बार्टर सिस्टम के थ्रू गुड्स को एक्सचेंज करते थे। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम बेसिकली मान लीजिए आप दो किसान को पकड़िए, दो किसान, एक कोई किसान जो है गेहूं उगा रहा है, दूसरा किसान प्याज उगा रहा है। तो वो लोग जब फसल लोग हार्वेस्ट करते थे तो वो लोग आपस में जो है अपना गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे। तो इसी को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें बिना मनी का डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो जाता था, उसी को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलेंगे। अब देखिए, वन पर्सन यूज टू एक्सचेंज हिज गुड्स विद अदर गुड, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। जब ये लोग आपस में गुड्स को एक्सचेंज करते थे तो देखिएगा, गेहूं वाला जो किसान रहता था उसको प्याज का डिमांड रहता था, अब प्याज वाला किसान के पास गेहूं का डिमांड रहता था। तो वो लोग जब आपस में इन लोग अपना डिमांड को फुलफिल करने के लिए गुड्स को एक्सचेंज करते थे, इसी को हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स बोलते थे। लेकिन कई बार ये सिचुएशंस काम नहीं करता था। मान लीजिए अब किसान लोग तो आपस में एक्सचेंज कर ले रहा है, लेकिन जो अदर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते थे, जैसे एक मोची या धोबी, वो लोग क्या करता था? मोची को बेसिकली अब वो जूता बनाएगा। अब मान लीजिए किसान जो है वो गेहूं उगाया है, उसको गेहूं को उसका गेहूं को आपका मोची को जरूरत है, लेकिन किसान को जूता का जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता था कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से आपका बार्टर सिस्टम नहीं हो पाता था। In an economy where money is in use, money provides a crucial intermediate step which eliminates the double coincidence of funds. जिस इकोनॉमी में आपका मनी है, मनी एक क्रूशियल स्टेप करता है और वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स को एलिमिनेट कर देता है। अब देखिए, अब जब मनी आ गया तो अब मोची को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना फसल जा करके बेचेगा और उस पैसा लेगा। मोची भी जो है जूता बेचेगा, पैसा लेगा और उसको जो खरीदना होगा वो खरीदेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब आज के समय में मनी कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली मनी जो है हमारा मॉडर्न जमाने में दो प्रकार के होते हैं। पहला करेंसी, दूसरा हो जाता है डिपॉजिट विद बैंक्स। एक एक करके आइए दोनों को डिटेल्स में देखते हैं। करेंसी क्या होता है? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। जो आज के समय में हम लोग पेपर का नोट देखते हैं 500, 2000 का, और जो कॉइन्स है वही सब करेंसी कहलाता है, और करेंसी ही हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। अर्लियर करेंसी वेर मेड अप ऑफ प्रीसियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। पहले के जमाने में बेसिकली जो राजा महाराजा का समय था, उस समय प्रीसियस मेटल्स का हमारा करेंसी हुआ करता था, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का, जिस समय जो कि उसका वैल्यू मैंने उसका वेट के हिसाब से उसका वैल्यू डिसाइड किया जाता था। लेकिन देखिए, मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। देखिए, गोल्ड सिल्वर का अपना उस समय अपना एक प्रीसियसनेस की वजह से उसका वैल्यू था, लेकिन मॉडर्न करेंसी का अपना में कोई वैल्यू नहीं होता है। उसका वैल्यू कौन बनाता है? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. हमारा देश का सरकार जो है उसको ऑथराइज कर दिया है, जिसके वजह से हमारा देश का हर एक कॉर्नर में उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाएगा। इन इंडिया द RBI इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश में बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही करेंसी नोट्स को इशू करते हैं। करेंसी नोट्स को करते हैं, कॉइन्स को नहीं करते हैं। कॉइन्स को आज भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। करेंसी नोट्स जितना भी है सब कोई को RBI इशू करते हैं। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज पेमेंट्स इन रुपीज। हमारा देश में कोई भी रुपीज का पेमेंट को लीगली एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि यही हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पूरे देश भर में रुपीज को ऑथराइज किया गया है कि पूरा देश का हर एक कॉर्नर में, चाहे आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कोई भी कॉर्नर में चल जाइए, रुपी को एक्सेप्ट किया जाएगा। Hence, रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसीलिए जो हमारा पूरा देश में रुपी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाता है। अब आइए हम लोग डिपॉजिट विद बैंक्स टॉपिक्स को समझ लेते हैं। डिपॉजिट विद बैंक्स। अब आज के जो हमारा मॉडर्न समय है, 2022 का समय जो है, उसमें क्या होता है? मैक्सिमम काम आज के समय में हम लोगों का बैंक से ही होता है। चाहे आप UPI बोलिए या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा आज के समय में यूज़ किया जा रहा है। कैश का ट्रांजेक्शन दिन पर दिन कम होते जा रहा है, लेकिन हमारा बुक जो है अभी अपडेटेड नहीं है। आइए हम लोग बैंक्स टॉपिक्स को और चेक्स टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। द अदर फॉर्म्स ऑफ मनी विच पीपल होल्ड्स इज डिपॉजिट विद बैंक्स।
पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश इन बैंक्स एक्सेप्ट देयर डिपॉजिट एंड प्रोवाइड एन इंटरेस्ट इन रिटर्न। तो पहले के समय में जब ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जब कैश में होया करता था तो लोग जो है अपना कैश जब ज़्यादा उनके पास जब जमा हो जाता था तब वो लोग बैंक में उसको डिपॉजिट कर देते थे। अब आखिर क्यों डिपॉजिट करते थे? इन रिटर्न बैंक उनको जो है वो पैसा देता था, इंटरेस्ट देता था उन लोगों को। अब वो इंटरेस्ट से उसका पैसा का जिससे वैल्यू बढ़ता था, वही लालच में जो है लोग डिपॉजिट किया करते थे। अब देखिए, पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। अब आप डिपॉजिट कर दिए तो ऐसा नहीं कि बैंक जो है एकदम आप डिपॉजिट कर दिए तो 8 साल 10 साल तक रखिए लेगा या फिर साल भर तक रखिए लेगा। आपका जब इच्छा आप आज डिपॉजिट किया आप कल भी उसको निकाल सकते हैं। ये जो नियम है जब से बैंक आया था तभी से ये नियम को भी बनाया गया था। Since deposits in the bank's accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits। अब ये डिपॉजिट्स को जब हम लोग अपना मन से कभी भी निकाल सकते हैं अपना डिमांड के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए इस सारा डिपॉजिट्स को हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। अब आप इसमें सेविंग्स अकाउंट और फिक्स को कंफ्यूज मत होइएगा। जितना भी प्रकार का डिपॉजिट होता है, चाहे वो आप सेविंग्स में करिए या फिर आप पैसा फिक्स कर दीजिए, आप जब इच्छा उसको आप वापस ले सकते हैं। चाहे आप फिक्स भी कर दिए तो उसको फिक्स को तोड़वा करके ले सकते हैं। आपको भले इंटरेस्ट कम मिलेगा या फिर इंटरेस्ट ना मिलेगा, लेकिन आप जब इच्छा आप बैंक को पैसा अगर डिपॉजिट है आपका, आप उसको ले सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट ऑल्सो लेंड्स द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब डिमांड डिपॉजिट भी एक तरीका से मनी का बराबर ही था। काहे कि आप उस समय जो चेक का सिस्टम जब से आ गया था तो चेक आदमी काट करके क्या करता था, अपना बैंक अकाउंट से दूसरा का बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता था। तो एक तरीका से वो एक मनी का ही फीचर भी वो अपने अंदर रखता था। Payments are also made in checks instead of cash. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person whose name is issued on the check। अब ये चेक क्या होता है? चेक बेसिकली एक ऐसा पेपर जैसा रहता है, आप इस प्रकार का देख सकते हैं। तो चेक जो है वो आदमी का उसमें क्या रहता है, बेसिकली बैंक अकाउंट नंबर, जिसका अकाउंट से पैसा कटेगा उसका पूरा अकाउंट्स का डिटेल्स रहता है, और किसको आप पे करेंगे उसका नाम और उसका अकाउंट नंबर उसमें लिखा हुआ रहता है। The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system। अब आज के समय में जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है उसमें करेंसी और बैंक का जो डिपॉजिट रहता है वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही अच्छा तरीके से इंटरलिंक्ड है। अब देखिए, बैंक जो बेसिकली डिपॉजिट हम लोग को ले लेता है और उसमें जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है वो अपने से थोड़ी देता होगा, अपना पॉकेट से थोड़ी भरता है। बेसिकली बैंक क्या करता है, हम लोग से डिपॉजिट ले करके और हम ही लोग को वो लोन भी देता है। जो लोगों को लोन का दरकार रहता है वही लोग बैंक से लोन भी लेते हैं। आइए लोन वाला सिस्टम को आप समझते हैं। अब बैंक के पास जब इतना सारा डिपॉजिट जमा हो जाता है तो बैंक उसको उस सारा डिपॉजिट को अपना पास रखता नहीं है, वो मैक्सिमम डिपॉजिट जो है लोन पे उसको छोड़ देता है। आइए प्रोसेस को समझते हैं हम लोग। Banks keeps only a small proportion of their deposits as cash with themselves. Banks in India hold about 15% of cash with them। तो हमारे भारत में 15% जो कैश है वो लोग सिर्फ अपने पास रखते हैं बैंक, और बाकी जो है वो लोग लोन पे तौर पे उसको लेंड कर देते हैं। This is kept as a provision for those depositors who might come to withdraw their money from bank। तो वो ये जो प्रोविजन जो 15% बैंक अपने पास रखता है वो किसके लिए रखता है? बेसिकली जो डिपॉजिटर्स अगर वापस अपना पैसा निकालने आ गया उन लोगों के लिए रखता है। नहीं तो ये 15% भी वो लोग अगर चाहता तो छोड़ देता लोन के तौर पे। Banks use the major proportion of the deposits to extend loans. There is a huge demand for loans for various economic activities। अब बैंक क्या करता है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन का जो डिपॉजिट है वो लोन के तौर पे छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि इकोनॉमी में हमारा लोन्स का बहुत सारा डिमांड रहता है। वही डिमांड को फुलफिल करने के लिए बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन को एक्सटेंड कर देता है। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स डिपॉजिटर्स एंड दोज हु आर इन द नीड ऑफ दिस फंड्स। तो इसी प्रकार से बैंक जो है बीच का दलाली का काम करता है। किसका बीच? जो लोग डिपॉजिटर्स है और जिन लोगों को पैसा का दरकार है उन्हीं के बीच में ये लोग रिलेशन मेंटेन करता है। बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। तो बैंक क्या करता है, बेसिकली हम लोग का जो डिपॉजिट जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोगों को कम इंटरेस्ट देता है और लोन्स पे वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले लेता है। यही जो बीच का वो लोग का इंटरेस्ट रेट बचता है वही बैंक का फायदा होता है। बेसिकली जो हम लोग डिपॉजिट अभी करते हैं सेविंग अकाउंट में, आज के करंट रेट में हम लोगों को 2 या 3% का रेट जो है हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है एज अ डिपॉजिटर। जबकि जब बैंक लोन देता है तो उसमें 8 से 10% तक का लोन जो है ब्याज वो अपना चार्ज कर लेता है। फिर उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो यही जो डिपॉजिटर्स और जो लेंड कर रहा है मनी, इनका बीच में जो इंटरेस्ट बैंक के पास बचता है यही जो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। जो लोग बैंक से लोन लेते हैं उसमें यहाँ पे बैंक से जब लोन लेंगे तो 2 कंडीशन बेसिकली यहाँ पे हो जाता है। पहला, जो लोग लोन को वापस पे बैक कर देते हैं, सिंपली जो लोग का प्रॉफिट हो जाता है लोन लेने के बाद। और दूसरा, जो लोग जिसमें बैंक जो है उनका सिक्योरिटीज पे कब्जा कर लेते हैं। आइए इन 2 सिचुएशंस को हम लोग अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं।
अब जो इंसान लोन लेता है बेसिकली उसके संग दो चीज़ होता है, या तो वो लोन को पे बैक आराम से कर देता है या फिर वो लोन को पे बैक नहीं कर पाता है और कर्ज का जाल में डूब जाता है। तो इन दो सिचुएशंस को आइए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। दोनों सिचुएशंस को हम लोग केस 1 केस 2 में बांट दिए। केस 1 में जो आदमी है वो लोन ले रहा है, पे बैक उसको आराम से कर दे रहा है। केस 2 में जो आदमी लोन ले रहा है उसको पे बैक नहीं कर पा रहा है। तो देखिए इन द फर्स्ट केस अ पर्सन ऑब्टेन्स अ क्रेडिट टू मीट हिज वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरबाय इंक्रीज हिज अर्निंग। तो पहला केस में आदमी जो है वो लोन लेता है अपना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए, जिसके वजह से और उस लोन को जब वो पैसा लेता है तो उसको यूटिलाइज भी कर पाता है, जिसके वजह से उसका अर्निंग भी अच्छा खासा हो जाता है। तो इन क्रेडिट देयरफॉर प्लेड अ वाइटल रोल इन दिस सिचुएशन। तो इसका सिचुएशन में क्या होता है, क्रेडिट जो कर्ज लिया लोन लिया उसको फायदा हुआ इससे, और देखिए तो उससे फायदा हुआ तो आराम से पे बैक कर दिया, उसको कोई सिक्योरिटीज पे भी इफेक्ट नहीं पड़ा, बेसिकली उसका प्रॉफिट ही हो गया। लेकिन यहाँ पे सेकंड केस में देखिए, इन दिस केस अ पर्सन टूक अ लोन टू फुलफिल हिज नीड्स ऑफ हिज फार्म ड्यू टू क्रॉप फेलियर, द पर्सन वाज अनेबल टू पे बैक द क्रेडिट। अब यहाँ पे कोई किसान का कंडीशन ले लिया, जो किसान लोन लिया अपना कुछ बीज खरीदने के लिए, और वो क्या होता है जो ले लिया आराम से, वो बीज बो दिया, सब कुछ सही जा रहा था कि उसका क्रॉप जो है फेल हो जाता है, पेस्ट का अटैक हो गया या फिर बहुत सारे एक्टिविटीज होता है प्राइमरी एक्टिविटीज में जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो सकता है। तो क्रॉप फेल हो जाने की वजह से वो लोन को पे बैक नहीं कर पाता है। उस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए देयरफॉर ही हैड टू सेल अ पार्ट ऑफ हिज लैंड टू पे बैक द लोन। Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या हुआ, उसको वो लोन को पे बैक नहीं कर पाया, जिसके वजह से उसको अपना लैंड का कुछ पार्ट बेचना पड़ता है ताकि जो है वो जो क्रेडिट लिया है, कर्ज लिया है, उसको वो दे पाए, उसको उसका पैसा वापस रिटर्न कर पाए। तो देखिए इन दोनों केसेस में कितना फर्क हो गया। फर्स्ट केस में आदमी जो है लोन का फायदा उठा पाया, दूसरा केस में जो आदमी है वो लोन का जाल पे फंस गया। तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों सिचुएशन से कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि क्रेडिट विल बी यूजफुल और नॉट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन दिस सिचुएशन। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि क्रेडिट जो आदमी लोन ले रहा है वो उसके लिए फायदेदार होगा या फिर नुकसानदार होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट से शुरुआत करके चैप्टर को एंड की तरफ ले जा करके एकदम समाप्त कर देंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर देगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।